यूज फॉर एक्यूरेटली कैलकुलेटिंग वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशन आ गई है कि ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये प्योरली लिक्विड फेज के लिए यूज होती है, लेकिन जहाँ पे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया आ जाता है वहाँ पे फिर इसमें एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी आप फिर सी कैलकुलेट कर रहे होंगे वो प्रॉपरली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं उसकी कैलकुलेट हो रही होगी, तो ये इसकी लिमिटेशन है। However, it can be used in conjunction with separate liquid phase correlations for this purpose. ठीक है, डिफरेंट लिक्विड फेजेस अगर हों तो उनके कोरिलेशंस के साथ ये यूज हो सकती है इक्वेशन। The Redlich-Long equation is adequate for calculation of gas phase properties when the ratio of the pressure to the critical pressure, which is basically reduced property, is less than about 1/2 of the ratio of the temperature to the critical temperatures. ये दूसरी लिमिटेशन है कि इस इक्वेशन को आप लिक्विड्स के अलावा प्योर गैस सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो क्रिटिकल प्रेशर है विच इज जो रिड्यूस्ड प्रेशर है विच इज एक्चुअल प्रेशर डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल प्रेशर, वो रिड्यूस्ड प्रेशर की वैल्यू लेस होनी चाहिए, लेस देन अबाउट 1/2 of the ratio of temperature to the critical temperature which is the reduced temperature. ये दूसरी इसकी लिमिटेशन है कि ये reduced pressure की वैल्यू less than 1/2 होनी चाहिए to this reduced temperature. तो ये P over PC should be less than 1/2 T over TC. ये दूसरी लिमिटेशन है इसकी कि आप इसको गैस फेज सिस्टम के लिए तब यूज कर सकते हैं जब ये कंडीशन मीट हो रही हो, that the reduced pressure should be less than 1/2 of this reduced temperature. और आपको reduced pressure और reduced temperature का पता है कि reduced pressure या reduced temperatures क्या होते हैं कि actual property जो भी है divided by the critical property, जैसे actual pressure और divided by critical pressure वो reduced pressure होगा। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो property हम जिस property पे हमारा system है ये critical point से कितना away है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ही करके ये असाइनमेंट नंबर 2 है, ये सबमिट करनी है टिल द कमिंग मंडे। उसके बाद आप ये वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट में आपने चूंकि देखा था कि z-1 को हम bp ओवर rt की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं z-1 को। तो यहाँ पे जो रेजिडुअल प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशन थे उसको अगर हम इस वेरियल कोफिशिएंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे हमने गिब्स एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा था, रेजिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ गिब्स एनर्जी Gr ओवर RT z-1 dp ओवर p। अब हमने z-1 की जगह bp ओवर RT अगर हमने रिप्लेस करना है तो Gr ओवर RT का फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। सिमिलरली H रेजिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ एंथैल्पी, उसका एक्सप्रेशन हमने पीछे देखा था 6.46 इक्वेशन जो हमने डेवलप की थी वो कुछ इस तरह से थी। इस इक्वेशन में अगर हमने z को रिप्लेस करना हो इन टर्म्स ऑफ दिस सेकंड वेरियल कोफिशिएंट तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, इस z की जगह रिप्लेस कर देंगे ये वाला एक्सप्रेशन, दैट विल बी 1 प्लस bp ओवर RT। तो ये z की जगह मैंने 1 प्लस bp ओवर RT जब रिप्लेस किया तो फाइनल ये इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। This 6.46 equation is in terms of compressibility factor, and if I want to replace this compressibility factor in terms of this second variable equation, second variable coefficient, तो मैं z की जगह 1 प्लस bp ओवर RT रिप्लेस कर सकता हूँ, और जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेके इसको एक्सपेंड करूंगा तो फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। एंड सिमिलरली फॉर एंट्रोपी, एंट्रोपी के लिए आपने देखा था कि जो सिंपल एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरह से था। तो इस सिंपल एक्सप्रेशन में अगेन आप H रेजिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ एंथैल्पी का एक्सप्रेशन आप बना चुके हैं इन टर्म्स ऑफ दिस सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, और गिब्स एनर्जी रेजिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ गिब्स एनर्जी इसका भी एक्सप्रेशन आप बना चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरियल कोफिशिएंट। तो ये दो एक्सप्रेशन अगर आप इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें तो ये एंट्रोपी का एक्सप्रेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस सेकंड वेरियल कोफिशिएंट। ठीक है, सिंपल है जो हमने पहले ये एक्सप्रेशंस डेवलप किए हुए। इन एक्सप्रेशंस में सिंपली हमने z को रिप्लेस करना है विद दिस सेकंड वेरियल कोफिशिएंट।
तो उसके लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते जाएंगे और इन लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू दिस इक्वेशन 6.54, 6.55 and 6.56. Is it okay? Yes, sir. I think time is about to finish, but we can complete these 3 slides now. Similarly, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने डेंसिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो PV इक्वल टू जी आर टी हम लिख सकते हैं, आपको पता है रियल गैस के लिए। और अगर हमने डेंसिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो ये P इक्वल टू जी रो आर टी इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या रो इक्वल टू P ओवर जेड आर टी हम इस तरह से लिख सकते हैं। या आपने स्टैको 1 में भी देखा कि किस तरह से हमने डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो उस डेंसिटी को अगर हमने इंक्लूड करना हो इन एक्सप्रेशंस में तो हम डेंसिटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और जब डेंसिटी को इंक्लूड करना हो तो z माइनस 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट एज बीटा रो। और अगर आपने थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को भी इंक्लूड करना है तो z माइनस 1 विल बी इक्वल टू बी रो प्लस सी रो स्क्वायर्स। ठीक है, ये इक्वेशन भी आप चैप्टर 3 में देख सकते हैं विच इज 3.40 इक्वेशन, कि अगर z को इन टर्म्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है एंड यू वांट टू इंक्लूड डेंसिटीज एज वेल, तो आप इस इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ये 3 इक्वेशन जो थी इसमें z की जगह हमने सिंपली रिप्लेस किया दिस सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं कि ये z की जगह अगर हमने सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट इंक्लूड करने हैं तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते जाएंगे। यहाँ पे z माइनस 1 की जगह ये एक्सप्रेशन को यूज करते हुए ये दो टर्म्स रिप्लेस कर देंगे z माइनस 1 को, तो फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसी तरह इस वाले एक्सप्रेशन में z की जगह ये 1 अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 प्लस बी रो प्लस सी रो स्क्वायर्स हम ऐड कर सकते हैं, तो उसको ऐड करें और उसको एक्सपेंड करें तो फाइनल इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। और जब हमारे पास g ओवर आर टी और h ओवर आर टी की इक्वेशंस बन गई तो हम एंट्रोपी की का एक्सप्रेशन इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एंट्रोपी ओवर आर इज इक्वल टू h ओवर आर टी माइनस जी ओवर आर टी। ये बेसिक एक्सप्रेशन था एंट्रोपी का, तो वहां से इस एंट्रोपी के एक्सप्रेशन को यूज करते हुए इसको सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एप्लीकेशन अप टू मॉडरेट प्रेशर एंड रिक्वायर्ड डाटा फॉर सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इसके अगर आपने एप्लीकेशंस करनी है तो उसके लिए सेकंड और थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज आपको गिवन होनी चाहिए। और अप टू मॉडरेट कंडीशन ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से के करीब जाना शुरू हो जाएंगे तो इसमें फिर एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट्स की लिमिटेशंस होती हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा दूर अगर हो सिस्टम तो उसमें बेहतर कैलकुलेशन होती है, लेकिन जितना आप क्रिटिकल पॉइंट से के क्लोज जाते जाएंगे तो उतने फिर सिस्टम में एरर्स आते जाएंगे, क्योंकि वहां पे फिर आपकी रेजिडुअल प्रॉपर्टी सही तरह से इवैल्यूएट नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो उनके कुछ एक्सप्रेशंस जो होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, जो कि आपको बेसिकली असाइनमेंट मैंने दी हुई है, लेकिन आपने ड्राइव करने को ड्राइव नहीं सॉरी उनके फाइनल एक्सप्रेशंस लिखने हैं और उनकी बेसिस और उनकी लिमिटेशंस आपने मेंशन करनी है। तो उसके जो एक्सप्रेशंस होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। इनके डेरिवेशंस मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आपको असाइनमेंट देने का मकसद यही है कि आपको उसको जब रीड करेंगे तो उतना ही काफ़ी है, इसके डेप्थ में इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली आप देखेंगे कि जो एक्सप्रेशंस होंगे वो कुछ इस तरह से बन रहे होंगे। ये जो है फाइनल ये अगेन एक एग्जांपल है जिसमें आपने रेजिडुअल एंथैल्पी और रेजिडुअल एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है एन ब्यूटेन गैस के लिए। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस गिवन है और यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट्स जो यूज करनी है वो रेडलिच नॉर्म इक्वेशन यूज करनी है। तो रेडलिच नॉर्म इक्वेशन यूज करने के लिए ये जो हमने पीछे देखा था, आपको पता है हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, तो हमारे पास गिब्स एनर्जी एंट्रोपी और एंथैल्पी के जो भी एक्सप्रेशन थे उसमें जी इन्वॉल्व हो रहा था, उस जी की जगह हम ये वाले एक्सप्रेशन को इंक्लूड कर देंगे और इस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। उनको इवेल्युएट करते हुए आप देख सकते हैं ये एंथैल्पी
का जो भी एक्सप्रेशन था उसमें जी की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो एंथैल्पी का जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा कुछ इस फॉर्म में बनेगा। इसी तरह एंट्रोपी का जो एक्सप्रेशन था उसमें जब मैंने जी को रिप्लेस कर दिया तो उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को बेसिकली यूज करते हुए आप इजीली एंथैल्पी और एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रॉब्लम। एंथैल्पी और एंट्रोपी हमने कैलकुलेट करनी थी उनकी रेजिडुअल प्रॉपर्टीज। तो उनके रेजिडुअल प्रॉपर्टीज में जो जी आ रहा था उस जी को आपने रेडलिच नॉन्ग इक्वेशन ऑफ स्टेट में जो भी इक्वेशन है उसके साथ रिप्लेस करना है, उसको एक्सपेंड करना है और उसमें जो भी वैल्यूज हैं वो रेडलिच नॉन्ग इक्वेशन के मेथड में गिवन होंगे कि वो वेरिएबल्स आपने टेबल से लेने हैं या उसके कोरिलेशंस हैं उसे आपने इवैल्यूएट करने, तो वहां से उसको इवैल्यूएट करके इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। So it's finish for today. In from next lecture we will study some interesting thing. These are all mathematical things, so it's bit difficult to understand some things. But from next lecture we will be studying some interesting things. So see you in next lecture. Take care. Allah Hafiz. सर स्लाइड्स अपलोड जी, स्लाइड मैं आज कर दूंगा अपलोड। जी, कोई और क्वेश्चन? सर नहीं, एक फीमेल स्टूडेंट भी कुछ कहना चाह रही थी। सर यही कहना था कि स्लाइड्स अपलोड कर। जी मैं कर दूंगा आज। चलें, सी यू नेक्स्ट वीक, सॉरी सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।